कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कनिष्ठ सहायक का आपका विज्ञापन जारी हो चुका है। कुछ बच्चों को ये शंका थी कि सर सिलेबस चेंज हुआ, मुझे तो नहीं दिखा सिलेबस चेंज। आपने आयोग की साइट पे जाके जो नोटिफिकेशन आपका निकला हुआ है बच्चों, उसमें आपने देखना जो सारी डिटेल है आपकी 751 पदों पे जो भर्ती निकली हुई है 12वीं पास के लिए। उसके बाद आप उसी को स्क्रॉल डाउन करना, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको वहां पे सिलेबस दिख जाएगा और सिलेबस ज्यों का त्यों है। ठीक है, मुझे तो सेम लगा, उसमें हिंदी का वही सिलेबस है और अपने आप में जो जीएस का सिलेबस है वही है, कंप्यूटर का सिलेबस वही है, देन उत्तराखंड का सिलेबस वही है। तो इसमें चेंजेस कहाँ है, रीजनिंग का भी सिलेबस वही है। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि अब तैयारी में जुट जाइए। लगभग आपके पास 100 डेज का टाइम है बच्चों, और इन 100 डेज में आपको पूरी मेहनत करनी है। और चूंकि क्लासेस के साथ डिस्टरबेंस है ये आप सभी जानते हैं, और ये डिस्टरबेंस लगभग नवंबर एंड जनवरी दिसंबर मिड तक रहने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास प्रॉपरली क्लासेज आएंगी, जिस तरीके से पहले आती थी वही कंटिन्यू रहेगी। चाहे पुलिस की भर्ती को लेके हो, कांस्टेबल की, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है, या आगे स्नातक स्तरीय भर्ती है, सीचपाल की भर्ती है, उन एग्जाम्स के लिए तो मैं अवेलेबल रहूंगा। बट कनिष्ठ सहायक के एग्जाम के लिए आपको लगभग 80% तैयारी या तो पुरानी क्लासेस के बेसिस पे करनी होगी, या स्व अध्ययन करते हुए करनी होगी, या फिर आपका जो लास्ट का जो लगभग एक महीना जो बचेगा जब मैं आपके पास वापस क्लासेस के साथ आऊंगा, तो वहां पे जो करंट अफेयर्स है, इकोनॉमी सर्वे के क्वेश्चन है, नेशनल इंटरनेशनल और उत्तराखंड के सारे जितने भी समसामयिक प्रश्न होते हैं यानी करंट अफेयर्स हैं, या कुछ महत्वपूर्ण सरकार की योजनाएं हैं, इन चीजों के साथ मैं बैक आऊंगा। ठीक है, तो आप इन 100 डेज के साथ अपने पूरे सिलेबस को आपने देख लिया होगा, क्योंकि 12वीं पास का एग्जाम है यानी 12th लेवल का है, जूनियर अपने आप असिस्टेंट का एग्जाम है। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए ज्यादातर बच्चे इसमें फ्रेश होंगे, यानी फ्रेशर इसमें होंगे, और उम्र भी आपने चेक करना 18 से 42 साल तक इसमें होती है। तो कहीं ना कहीं जो हाल फिलहाल में 12th पास किए हुए हैं 18 प्लस या 1 साल पहले किया है, या पुराने बच्चे, इसमें हो सकता है कि 35, 37, 38 तक के भी बच्चे फॉर्म फिल करें, क्योंकि नौकरी तो सबको चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पास 100 दिनों का टाइम है और 100 मार्क्स का पेपर। और ये वीडियो आज स्पेशली इसी चीज को लेकर है कि इन 100 डेज पे हमें क्या आखिर करना चाहिए। पूरा एक कॉपी पेन पकड़ के पूरा एक शेड्यूल बना लीजिए और उसी शेड्यूल को फॉलो कीजिए, और जब आप उसको फॉलो करेंगे देन आपका कहीं न कहीं कंफर्ट जोन आएगा कि आपका सिलेक्शन हो पाता है या नहीं हो पाता है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले जब आप अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर जाएंगे, आप विज्ञापन चेक करेंगे, तो वहां पे सिलेबस है। तो पहला स्टेप आपका सिलेबस प्रिंट आउट होना चाहिए। ठीक है, स्टेप 1 आपका जो होना चाहिए बच्चों, सिलेबस जो आपको क्या करना है, जो इसका सिलेबस है वो आपको क्या करना है बच्चों, प्रिंट आउट निकालना है। यानी आपके पास इस सिलेबस का होना बहुत आवश्यक है। जब आप सिलेबस को चेक करेंगे, इसमें 4 सेक्शन देखने को मिलेंगे आपको। सबसे पहले हिंदी का सेक्शन देखने को मिलेगा 20 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद आपको रीजनिंग का देखने को मिलेगा 10 मार्क्स। उसके बाद आपको जीएस का देखने को पड़ेगा, लगभग 25 मार्क्स की आती है। ठीक है, इसमें करंट अफेयर्स वगैरह आती है, तो लगभग 20 और 20 और 25 कितना होगा, 55। देन आपको इसमें उत्तराखंड का सेशन देखने को मिलेगा, कितना हो गया 55 और 40 कितना होता है 95, लगभग 5 नंबर की कंप्यूटर। ये आपका पूरा एक सिलेबस है बच्चों। आपका ये सिलेबस आपके जहन में बैठा होना चाहिए कि किस सेक्शन को आप कितना समय देते हैं। ठीक है, हिंदी से हम लोग शुरुआत करेंगे। आप डेली क्या करना, आपका 100 दिनों का टारगेट है, तो डेली आपको एक शेड्यूल बनाना है डेली बेसिस पे। डेली मतलब 6 से 7 घंटे का अध्ययन आपके लिए मस्ट हो जाता है बच्चों, अगर आपको अंतिम रूप से एग्जाम क्वालिफाई करना है, यानी अंतिम रूप से अगर आपको चयन लेना है, तो 6 से 7 घंटों का अध्ययन आपके लिए बहुत जरूरी है। इस एग्जाम के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर और भी काम करता है, वो है टाइपिंग। जिसकी टाइपिंग है यानी टाइप में है जिसकी कमांड, वो तो ठीक है। अदरवाइज अगर आपने टाइपिंग आज तक की नहीं है, तो एग्जाम से पहले सिर्फ हाफ आवर, आधे घंटे एग्जाम से पहले, एग्जाम अगर अच्छा हो जाता है तो उसके बाद 2-3 घंटे, ठीक है, टाइपिंग प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्योंकि 8000 कीवर्ड्स की मांगेगा इसमें स्पीड। ये एग्जाम से बिफोर एग्जाम एंड आफ्टर एग्जाम है। ठीक है, ये तो एक साइड का हो गया, मतलब एक किनारे वाली बात है। चलो हल्का हल्का देख लिया, टच रहा, एटलीस्ट हमें एग्जाम होने तक ये पता चल जाए कि कौन से कीवर्ड्स पे फिंगर कहाँ रखना है, किस कीवर्ड से कौन सा हमें अक्षर प्राप्त होता है, हल्का फुल्का हमें आइडिया आ जाए, तो देन प्रैक्टिस कर लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ एग्जाम के बाद ही शुरू करो, और वहां से नौसिखियों की तरह शुरू करो। इससे बेहतर ये है कि एग्जाम तक एटलीस्ट उसका बेसिक पता चल जाए, स्पीड भी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी स्पीड आ जाए एग्जाम से पहले, बट उसका बेसिक अगर आपको आ गया तो आपका बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, एग्जाम के बाद चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी। ठीक है, देखो 6 से 7 घंटे का अध्ययन, मॉर्निंग में उठना है,
अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, जितनी जल्दी उठ सकते हो जल्दी से जल्दी उठने की कोशिश करना। एटलीस्ट विंटर का सेशन है तो मान के चलता हूं कि 6 बजे तो उठ ही जाओगे अब, ठीक है। यहां से शुरुआत करनी है हिंदी से, कितना, लगभग लगभग 1.5 घंटा, क्योंकि 9 से किए हो, नए बच्चे होगे। जो पुराना बच्चा है वो सिर्फ इसको आधे घंटे रिवीजन करना, दोनों चीज पैरेलल चलेंगी। देखो हिंदी नए बच्चों के लिए 1.5 घंटा मॉर्निंग में उठ के रिवीजन करना है। अब रिवीजन क्या करना है सर, पढ़ना क्या, मतलब पढ़ना क्या है, रिवीजन क्या करना है। जो पुराने छात्र हैं जिसको अनुभव है उसको तो बताने की जरूरत है ही नहीं, वो तो पहले से जानता है, वो सिर्फ एक शेड्यूल नोट कर लेना किस तरीके से चलना है। जो नया छात्र है, अब देखो 100 दिनों का समय है, लगभग लगभग 100 को 150 इंटू करो, 150 घंटे अगर आप हिंदी पढ़ोगे। 100 डेज कहना तो बहुत लग रहा है, लेकिन सिर्फ 150 घंटे हैं। आप सोचो कि लगभग लगभग कितना, 1.5 घंटा पर डे पढ़ोगे तो 150 ही तो घंटे पढ़ पाओगे ना। अब आप 150 घंटे का मतलब मान के चलो 24 से डिवाइड कर दो तो अप्रॉक्स लगा लीजिए 5 से 6 दिन का समय आपको मिलता है, ठीक है। लगभग लगभग 6 दिन का समय मान के चलिए, मोटा मोटा अनुमान लगाते हो तो सिर्फ अगर 24 घंटे के हिसाब से देखोगे तो 6 दिन रेगुलर हिंदी पढ़ोगे तब जाके आपका काम हो रहा। यानी आप पर डे 1.5 घंटा हिंदी सुबह पढ़िए। अब हिंदी में पढ़ें कहाँ से, शुरुआत कहाँ से करें, पूरा सिलेबस। इसीलिए मैंने कहा अगर सिलेबस नहीं है तो कोई फायदा नहीं पढ़ने का। आंख बंद करके लगे हो कभी कुछ पढ़ने में, कभी कुछ पढ़ने में, कभी कुछ पढ़ने में, तो ऐसे काम नहीं बन पाएगा बच्चों, ऐसे फंसने वाले काम हो जाएंगे, मुश्किलें आपके सामने आ सकती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं हिंदी को बिल्कुल सलीके से, ठीक है। इसमें आपको सिलेबस में जो हिंदी है, चूंकि हिंदी के लिए आपने जैसे कोई किताब ली, आपने राजपाल सिंह जी की किताब ले ली या फिर आपने हिंदी ल्यूसेंट ले ली, इसमें मैक्सिमम टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, लेकिन 2-3 टॉपिक आपके इसमें कवर नहीं होंगे। हिंदी साहित्य, पत्र पत्रिका वाला, ठीक है, पत्राचार वाला जो है हिंदी, यानी पत्र लेखन होगा इसमें, ठीक है, पत्र लेखन और जनसंचार, ये टॉपिक आपके यहां से कवर नहीं होने वाले। इन 3 टॉपिक्स को मिला के लगभग 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और एक और चीज, जो कुमाऊं गढ़वाली शब्द है बोली भाषा वाला, 1-2 नंबर उससे, यानी 1 नंबर लगा लो मोटा मोटा, या 2 नंबर लगा लो। 6-7 नंबर का पोर्शन आपका इन पोर्शन से कवर नहीं होने वाला है, ठीक है। ये जो होगा आपका लगभग लगभग 14 से 15 नंबर का पोर्शन आपका 20 में से कवर करेगा, 14 to 15, ठीक है। बाकी कहां से करोगे। अब देखो जिसको समझ नहीं आता, यूट्यूब पे तमाम प्रकार की क्लासेज है, इवन मैंने भी कराई हुई है। अगर आप देखना चाहेंगे यूके SSS हिंदी वाला, उसके अंदर ये फोल्डर बने होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अदरवाइज जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है इस सिलेबस के, यूट्यूब पे सर्च मारिए, अध्ययन कीजिए, यूट्यूब पे सर्च मारिए, अध्ययन कीजिए आराम से, साथ में किताब से रिवीजन कीजिए। ये टॉपिक नहीं मिलेंगे। साहित्य वाले में उसने 2 चीज दे रखी है, पद्य एंड गद्य, नाम दे रखा है। उसने लिखा है अगर सपोज कबीर, उसने लिखा है अगर रस खान, उसने लिखा है अगर मीराबाई, या उसने लिखा है महादेवी वर्मा, जो भी उसने सिलेबस में टॉपिक लिखे हैं, तुरंत क्या कीजिए, ऐसे लिखिए। देखो कबीर क्लास 10th, यानी कबीर क्लास 10th एनसीईआरटी क्लास 10th, या कबीर एनसीईआरटी क्लास 9th, या कबीर एनसीईआरटी क्लास 11th, इस तरीके से समझ गए ना। एक ही बार बताऊंगा। महादेवी वर्मा क्लास 9th एनसीईआरटी, महादेवी वर्मा क्लास 10th एनसीईआरटी, महादेवी वर्मा क्लास 11th या 12th एनसीईआरटी, जिस जिस जगह पे होगा आपको एनसीईआरटी से कवर करना होगा। और आपको ये 1.5 घंटे का समय इसीलिए दिया गया है। ये ऐसे नहीं कि खाली बैठ गए और 6 बजे उसके ढप हो रही है, कभी इधर सर पटक रहे हो, कभी इधर नींद में, कभी यूं कर रहे हो, कभी ऐसे नहीं। फ्रेश माइंड से, अगर फ्रेश माइंड से काम करोगे तो ही काम बनेगा, अदरवाइज आप फंसने के काम करोगे, ध्यान रखना, ठीक है। साहित्य कैसे कवर करना है बता दिया। पत्र लेखन अगर अभी करते हो, यानी साथ साथ लेके चलते हो, तो YouTube पे देखना, अगर मैंने कराया होगा यूके SSS हिंदी या यूके SSS पत्र लेखन, वहां तो आप कवर कर पाओगे। नहीं कवर कर पाते हो तो 15 दिसंबर तक का वेट करना, और मैं कह रहा हूं कि कर लेना 15 दिसंबर तक वेट, उसके बाद देखेंगे लास्ट टाइम पे जो टॉपिक आप नहीं कर पा रहे हो कवर, ठीक है। जनसंचार भी मैंने कराया हुआ है। जनसंचार के लिए भी आप क्या करना, जनसंचार लिखना नेट पे, जनसंचार एनसीईआरटी, ठीक है, या जनसंचार के माध्यम एनसीईआरटी, या जनसंचार के बारे में जो भी है नेट से पढ़ लेना। तो इस तरीके से आपका हिंदी का सिलेबस कवर होगा। और धीरे धीरे जो टॉपिक है, पहले दिन अगर वर्ण और वर्णमाला है वो चेक कीजिए, दूसरे दिन हिंदी भाषा का विकास है तो वो देखिए, तीसरे दिन देखिए देवनागरी लिपि और देवनागरी लिपि का विकास। ऐसे 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 कवर करोगे, साथ में रिविजन करोगे, तभी काम हो पाएगा। अब हिंदी डेली पढ़ लो, पीछे का भूल रहे हो, ये भी गलती मत करना, ठीक है। जैसे आज आपने हिंदी पढ़ी, कल जब आप हिंदी के लिए पढ़ोगे तो पहले दिन जो पढ़ा उसको एक बार सरसरी निगाहों से 5-7 मिनट में रिवीजन कर लेना, तो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। हिंदी का काम हो गया। अब आता है बच्चों रीजनिंग। गट्स आपके होने चाहिए।
रीजनिंग क्योंकि अब पहले ऐसा नहीं था कि रीजनिंग कुछ भी आ जाती थी, 1 नंबर 2 नंबर, प्रॉपर 10 नंबर की आई है। रीजनिंग के लिए मैं आपसे ये कहूंगा, आपको सलाह दूंगा, प्रतिदिन 1 घंटे का समय दीजिए बच्चों, पर डे। चाहे कोई भी छात्र हो, अगर आप रीजनिंग को समय नहीं दे रहे हो तो आपका चयन बहुत मुश्किल से हो पाएगा। क्यों? क्योंकि 10 नंबर का एक प्रॉपर सिलेबस में क्वेश्चन आते हैं। जैसे ही 20 नंबर तक की हिंदी खत्म होगी, 21 से 30 नंबर की रीजनिंग होगी। अब 21 से 30 नंबर रीजनिंग है तो कहीं ना कहीं आपको सीखना तो पड़ेगा ना, और सब सिलेबस में दे रखा है उसने, पेपर काटना, पेपर मोड़ना, आव्यू, ये सब मैट्रिक्स वगैरह, इसके अलावा रक्त संबंध, कैलेंडर, घड़ी, जो जो टॉपिक सिलेबस में दिए हैं 1 बाय 1 कीजिए। यानी आप 6 बजे से 6:30 7 बजे तक ये पढ़ लें, 8 बजे उसके बाद अपना नाश्ता वास्ता करके 8 सवा 8 साढ़े 8 लग जाइए, सुबह ही निपटा दीजिए इसको, ठीक है? होता है तो लगभग मान के चलिए 8:30 से 9:30 रीजनिंग। अब आप कहोगे सर जॉब वाले हैं, हम कैसे करें? अभी जॉब वालों के लिए नहीं बता रहा, अभी जनरल एक चीज बता रहा मैं, ठीक है? 8:30 से 9:30 रीजनिंग। कहां से पढ़ोगे? किताब कौन सी लोगे? तमाम प्रकार की किताबें मार्केट में देखने को मिलेंगी आपको, कोई भी पिक करके ले आइए, मार्केट में जाइए, अपना सिलेबस चेक कीजिए, उस सिलेबस के टॉपिक क्या आपकी रीजनिंग में है या नहीं है। सीधी सीधी बात है बच्चों, सिलेबस देखिए, सिलेबस के टॉपिक उस रीजनिंग की, जैसे आप जाओगे बुक स्टोर वाले के पास, उसे कहना रीजनिंग की कौन कौन सी किताबें दिखा दीजिए, वो दिखाएगा, चेक करना उसके इंडेक्स में क्या क्या, अपना सिलेबस हाथ में रखना, देखना जो जो टॉपिक है लगभग कवर हो रहा है तो वो सीखिए। अगर कहोगे कि सर हमें तो रीजनिंग आती ही नहीं किताब से समझ के, अरे टॉपिक का नाम डाल के यूट्यूब पे तो डाल सकते हो ना। आपको नहीं आया काउंटिंग ऑफ फिगर, यानी इसकी गणना करना, जो फिगर्स होते हैं उसकी गणना करना, त्रिभुज की गणना, आयत की गणना, वर्ग की गणना, डालिए नेट में त्रिभुज की गणना रीजनिंग, या आयत की गणना रीजनिंग कैसे करें, क्या करेंगे, कि सब आपको यूट्यूब पे इतना मटेरियल अवेलेबल है। आज के टाइम पे तो भटकने की जरूरत है ही नहीं बच्चों, अगर बस ये है कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति होगी, 19 जनवरी को एग्जाम अच्छा करके आओगे, फाइनल सिलेक्शन लोगे। इच्छा शक्ति नहीं होगी, मरे मन से पढ़ोगे, कभी कुछ कभी कुछ कभी, फिर नहीं हो पाता बच्चों, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है? तो रीजनिंग के लिए आप 1 घंटा डेली दीजिए, किताब उठाइए, ठीक? 9:30 नाश्ता वास्ता हो गया, कब? 10:15 10 बजे तक फ्री तो हो जाओगे, नहाना धोना नाश्ता सब कुछ करके ना, 10 बजे 10:30 तक फ्री कर लेते हैं, ठीक है? ठंडियों के दिन है, छोटे दिन हो जाते हैं, ध्यान रखना। अब आता है बच्चों 10:30 से 12:30, पढ़ाई करोगे तो ही आगे बढ़ोगे, अदरवाइज फंस जाओगे, ठीक है? जीएस क्या पढ़नी है? जीएस पढ़नी है 2 घंटा। अब आपके लिए बड़ी मुश्किल ये है कि यार जीएस पढ़ें तो जीएस पढ़ें क्या, क्योंकि सिलेबस इतना लेंदी है और टॉपिक अपने आप में 25 क्वेश्चन आते हैं, उसके ऊपर से 25 जो क्वेश्चन आएंगे उसका कोई भरोसा नहीं कि हिस्ट्री से आए ना आए, ज्योग्राफी से आए ना आए, वर्ल्ड ज्योग्राफी से आए ना आए। इसीलिए एकमात्र चीज जो जीएस है उसको मैं आपसे कहूंगा सिलेबस से पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ ही टॉपिक पढ़ना सिलेबस से जो सेपरेट दिए हैं, जैसे सेपरेट कौन से दिए हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन बाई चांस दे दिया उसने, जैसे यूएनओ दे दिया, सार्क दिया होगा, या आसियान, जो भी दिया लास्ट में चेक करना, ठीक है? अपना एक सिलेबस WTO जो सिलेबस में दिया हुआ है प्रॉपर उसी चीज को आप सिलेबस से पढ़ना। आप हिस्ट्री जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध, जैन, इतने क्वेश्चन ही नहीं आते हैं जितने टॉपिक में सिलेबस दिए हैं उसका 1/10 क्वेश्चन आते हैं। यानी कम से कम 200 टॉपिक दिए होंगे सिलेबस में, 150-200 टॉपिक। मेरे को तो लगातार टॉपिक ही दिखते हैं, वो सिंधु सभ्यता, ये उतने क्वेश्चन ही नहीं आते। एक पेपर देख रहा था मैं अधीनस्थ का, एक क्वेश्चन भी हिस्ट्री का नहीं पूछा था और सिलेबस पूरा दिया था। तो इसीलिए यही सेक्शन ऐसा है जहां मैं आपको किताबें, प्रॉपर इतिहास की किताबें, भूगोल की किताबें, पॉलिटी की किताब सजेस्ट नहीं करूंगा। क्यों? 25 नंबर का टोटल आना है सब्जेक्ट, देखो हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इसके अलावा अपने आप में एनवायरनमेंट भी होगा ही कुछ क्वेश्चन, यानी 5-6 प्रकार के अलग अलग सब्जेक्ट हैं, क्वेश्चन आने 20 से 25, पता ही नहीं रहता क्या आएगा। इसीलिए मैं कह रहा इसके लिए आप कहाँ चले जाना, एक तो एनसीईआरटी सार आती है महेश बर्णवाल जी की, ठीक है? एनसीईआरटी सार ये आती है महेश बर्णवाल जी की, ये 1 लाइनर आती है महेश बर्णवाल जी की। और दूसरा घटना चक्र ऑब्जेक्टिव या लूसेंट ऑब्जेक्टिव। वैसे घटना चक्र ऑब्जेक्टिव अगर लोगे अलग अलग सब्जेक्ट की तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि घटना अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, पुराने बच्चों के पास तो होगी। घटना चक्र ऑब्जेक्टिव जो लोगे तो आने वाले एग्जाम में भी काम आएगा, आज नहीं तो कल तो लेना ही लेना है आपको। घटना चक्र ऑब्जेक्टिव में ये फायदा है कि उसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, तो आपको थोड़ा सा समझने में आसान होगा। लूसेंट में क्या प्रॉब्लम है, लूसेंट में एक्सप्लेनेशन नहीं है, आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन रटते जाओगे और उसने अपने मन से भी क्वेश्चन बनाए हुए। घटना चक्र में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होते हैं अलग अलग स्टेट के। तो घटना चक्र ऑब्जेक्टिव और महेश बर्णवाल एनसीईआरटी सार लोगे
तो 10:30 से 12:30 में 1 घंटा पढ़ो क्या महेश बर्णवाल एनसीईआरटी सार, बाकी 1 घंटा लगाओ घट्टा चक्र। इसको आप क्या करना, रोटेट करना। रोटेट का मतलब आप 3 दिन पढ़ना पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, जैसे सोमवार मंगलवार बुधवार आपने पॉलिटी एंड ज्योग्राफी पढ़ा, बृहस्पति शुक्र और शनि आपने क्या किया, हिस्ट्री एंड इकोनॉमी पढ़ लिया, ठीक है। देन आप संडे को रिवीजन करना। तैयारी करते समय कोई संडे कोई मंडे नहीं, ठीक है, डेली तैयारी करना। कोई त्योहार भी मनाना, ऐसा नहीं कहता मैं कि त्योहार, कई कहते हैं ना अरे हमने इतने सालों से त्योहार नहीं मनाए, घर नहीं गए। अरे जाओ भाई, तैयारी जो करोगे तो आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो कहते हैं कि भाई त्योहार नहीं मनाया, शादी अटेम्प्ट नहीं की, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा भाई। तुम अगर एक हफ्ते में से 4 दिन 5 दिन ढंग से पढ़ लो, 2-3 दिन मस्ती भी करो तो बैलेंस रहता है। वो सिर्फ कहने की बातें हैं कि हम त्योहार नहीं मनाते सर, हम शादी विवाह अटेम्प्ट नहीं करते सर। तो मैंने कहा क्या करते हो, बोला सर अध्ययन करते हैं। सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? फिर कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ कहने की बातें हैं, हम त्योहार नहीं मनाते, हम शादी विवाह अटेम्प्ट नहीं करते, हम पार्टी नहीं करते। बच्चों अगर ईमानदारी से 24 घंटे में से 3-4 घंटे पढ़ लो ना, 3-4 मात्र 3-4 घंटे, तो वो 24 में से 20 घंटे मस्ती भी करते हो ना, बैलेंस है। लेकिन दिमाग है कहीं और, किताबें खोली है 10-10 12-12 घंटे, कोई फायदा नहीं, आउटपुट आएगा ही नहीं। आउटपुट तब आएगा जब आप ईमानदारी से लगन से एक मतलब सिंगल माइंड को अपना ओरिएंटेड करके उस स्टडी की ओर पूरा फोकस होगा, फालतू चीजों की ओर ध्यान नहीं होगा, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। 3-4 घंटे बहुत होते हैं ग्रुप सी के लिए। वो कहने की बात है हम 12-12 14-14 घंटा पढ़ते हैं, हम इतनी किताबें लेके आए, ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा, जीएस का पोर्सन 12:30 तक। फिर आराम कीजिए, 1:30 2 ढाई 3 बजे तक छोड़ दीजिए स्टडी को, कोई ज़रूरत नहीं। उठिए 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे जब भी उठते हो, ठीक है। तो देखो इतना रिलैक्स भी दे रहा हूँ आपको मैं, 2.5 घंटा आपको मैंने यहाँ माफ़ कर दिया, 1 घंटा टोटल मिला के सुबह माफ़ कर दिया, 3.5 घंटा तो आपका ही बच गया। 3 बजे उठिए, 3 बजे उठने के बाद आप यहाँ से उत्तराखंड पढ़ना शुरू कीजिए। अब आप उत्तराखंड, क्योंकि 40 नंबर के बच्चों, कम से कम 3 से 5 बजे तक यहाँ पे पहले उत्तराखंड पढ़िए, ठीक है। 3 से 5 तक यूके। उत्तराखंड के लिए देखो, जो बच्चे नए हैं मैं आपको सजेशन दूंगा, जिला सीरीज इस चैनल से पक्का पढ़ लेना, ठीक है। बाकी पढ़ो ना पढ़ो, आपका एक ओवरव्यू बन जाएगा। आपको जिला सीरीज 13 जिलों का अध्ययन करोगे तो आपके लिए किताबें आसान हो जाएंगी, आपके लिए परीक्षा वाणी आसान हो जाएगी, आपके लिए उत्तराखंड इतिहास की किताबें आसान हो जाएगी। तो मैं तो यही सजेशन दूंगा, परीक्षा वाणी पकड़ो, सरकार की योजनाएं और ये बजट वगैरह मैं करा दूंगा बाद में 15 दिसंबर के बाद, तब तक परीक्षा वाणी अच्छे से पढ़ लो। और इस चैनल से जिला सीरीज, उत्तराखंड इतिहास फाउंडेशन क्लासेज जो चल रही है, ठीक है, कल आएगी उसकी नेक्स्ट क्लास, हम गोरखा की ओर चलेंगे अब। तो जैसे फाउंडेशन क्लास की उत्तराखंड हिस्ट्री की देखो, जिला सीरीज इस पर से पढ़ लो, साथ में परीक्षा वाणी। तो 5 बजे तक आप उत्तराखंड का पोर्शन देखो, उत्तराखंड में परीक्षा वाणी पढ़नी है और जिला सीरीज और उत्तराखंड का इतिहास पढ़ना, फिर रेस्ट करो 5 बजे से, ठीक है। 7 बजे तक किताब खोलने की जरूरत ही नहीं है। अब 8 बजे तो सोते नहीं होगी, 9 बजे तक तो पढ़ ही सकते हो। बचता है 7 से 9, क्या बचता है बच्चों, 7 से 9। इसमें आप क्या करना, लगभग आप आधे घंटा यानी 45 मिनट इसमें पढ़ना कंप्यूटर। क्या पढ़ोगे, कंप्यूटर 45 मिनट अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है। उसके बाद जो 1.25 घंटा बचता है बच्चों, जो पोर्शन आपका कमजोर है, आपको लगता है कि आपकी हिंदी कमजोर है, उसको टाइम दीजिए। आपको लगता है कि आपकी उत्तराखंड कमजोर है, उसको टाइम दीजिए। आपको लगता है कि आपकी जीएस कमजोर है, उसको समय दीजिए। आपको लगता है कि आपकी रीजनिंग कमजोर है, उसको समय दीजिए। और ये समय देना आप रोटेट करके, जैसे सोमवार आया, आपने कहा कि यार आज जो बचा हुआ 1.5 घंटा है इसको मैं उत्तराखंड को दे देता हूं, चलो दे दो। मंगलवार आया, आपने कहा यार आज में बचा हुआ 1.5 घंटा है उसको मैं जीएस को दे देता हूं, ठीक है दे दो। आपने कहा यार आज बुधवार है, आज मैं रीजनिंग को देता हूं। तो इस तरीके से जो एक्स्ट्रा टाइम होता है बच्चों ये, अब आप बताइए टोटल कितना हुआ, 1.5 घंटा सुबह, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग बताया था मैंने कहीं आपको 1 घंटा, एक जगह पे लिखा था मैंने कहीं पे, ठीक है। तो 1.5 और 1 घंटा हुआ 2.5 घंटा। 2 घंटा मैंने दिन में लिखा था जीएस, 2.5 में 2 जोड़ो 3.5 4.5 घंटे। 2 घंटे मैंने उत्तराखंड लिखे थे, 5.5 6.5 घंटे। और लास्ट का 1.5 घंटा आप पे डिपेंड है, आप पढ़ाई करो, रेस्ट करो, आप किसी चीज को रिवाइज करो या कुछ भी करो। तो 6 से 7 घंटे का अध्ययन मैंने पहले बोल दिया था, मस्ट है आपके लिए अगर आप इस एग्जाम को निकालना चाहते हो, क्योंकि 100 दिनों का समय है ये, डेली 6 से 7 घंटा। उसके बाद आप त्योहार भी मनाएंगे, शादियों का सीजन आ रहा है, शादियों में खाना भी खाएंगे, उसके अलावा जो भी आप मस्ती वगैरह करते हैं वो भी करेंगे। लेकिन इतना तो कम से कम ईमानदारी से करो, इतना आप ईमानदारी से करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। आप 10-10 12-12 15-15 घंटे किताबों के आगे ऐसे टोप लगा के बैठे रहोगे, कोई फायदा नहीं। कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, सटीक पढ़ो। आई होप कि आप कहीं सहायक के लिए इस रूटीन को फॉलो करेंगे और आप कहीं ना कहीं इसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे, मैं उम्मीद करता हूं। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।